हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी पहले ध्यान से थ्योरी पढ़ें और लास्ट में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रजनन तंत्र कहते किसे हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने सदस्य नए जीव का प्रतिरूप निर्मित करता है। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। और अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें प्रजनन तंत्र कहते हैं। और प्रजनन से ही नई जातियों का विकास संभव हो पाता है। मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अपने जैसा प्रतिरूप तैयार करना, उद्विकास में नए नए जातियों का विकास संभव हो पाना, यही प्रजनन तंत्र का उद्देश्य होता है। तो अभी हमने बात की कि मानव जरायुज होते हैं, अर्थात यह सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज मतलब विविपेरस होते हैं और ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं, क्योंकि जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं वेविपेरस और एक होते हैं ओविपेरस। तो ये वेविपेरस जीव क्या होते हैं? जो जंतु अंडे न देकर के सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज या फिर वेविपेरस कहते हैं। ठीक है, जो जंतु अंडे न देकर के सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। और ओविपेरस क्या होते हैं? तो जो जंतु पहले अंडे देते हैं और फिर बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं, उन्हें अंडयुज या फिर ओविपेरस कहते हैं। याद करना बहुत ही आसान है। ओविपेरस ओ से शुरू होता है और अगर ओ शेप की बात करें कि ओ का शेप कैसा है, तो अंडे जैसा शेप होता है और ओ से हो गया ओविपेरस। तो ओविपेरस जीव कैसे होते हैं? जो पहले अंडे देते हैं और अंडे से फिर बाद में बच्चे निकलते हैं। तो ये दोनों आप याद रखें, जरायुज और अंडयुज। जरायुज जो जंतु अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अंडयुज जो जंतु पहले अंडे देते हैं और फिर अंडे से बाद में बच्चे निकलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। तो अलैंगिक जनन कौन से होते हैं और लैंगिक जनन कौन से होते हैं, इन्हें देखते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन जो होता है इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि करता है और लैंगिक जनन इसमें दो जनक की भूमिका होती है। अलैंगिक जनन इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया भी होती है और निषेचन क्रिया के बाद ही जीव का बनना आरंभ होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मकों यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, अमीबा है आदि हैं। ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम मनुष्यों में प्रजनन देखते हैं। आगे है युग्मनज, युग्मक और निषेचन। क्या है ये सब, इसे देख लेते हैं। पहले हम इसे एक डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, मेल में स्पर्म यानी शुक्राणु की उत्पत्ति होती है और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु की उत्पत्ति होती है। और स्पर्म और ओवम को गैमेट यानी युग्मक कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गैमेट या युग्मक किसे कहते हैं, तो स्पर्म और ओवम को ही गैमेट या युग्मक कहा जाता है। और मेल का युग्मक गैमेट क्या है? तो स्पर्म है और फीमेल का क्या है? तो ओवम है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और जब मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं और यही जायगोट आगे भ्रूण बनता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि मेल में स्पर्म यानी शुक्राणु की उत्पत्ति होती है और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु की उत्पत्ति होती है। और स्पर्म और ओवम को गैमेट यानी युग्मक कहा जाता है। और मेल का युग्मक क्या है? गैमेट। तो स्पर्म है और फीमेल का क्या है? तो ओवम है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और जब मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं और यही जायगोट आगे भ्रूण बनता है। और मेल के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है और फीमेल के द्वारा मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है जिसे अंडाणु या ओवम कहा जाता है। तो जो शिशु होता है, जो सबसे पहले जायगोट होता है और जायगोट से भ्रूण बनता है और फिर डेवलप होकर के फीटस बनता है
और फिर डेवलप होकर के शिशु बनता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले जायगोट का निर्माण हो रहा है और जायगोट से ही भ्रूण बनता है और भ्रूण का जब विकास होता है तो फीटस बनता है और फीटस के विकास होने से शिशु का निर्माण होता है, शिशु बनता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? इसे हिंदी में यौनारंभ कहते हैं। यौना आरंभ, इसी एज में मानव प्रजनन के काबिल होता है, इसे ही प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वह प्रजनन के काबिल हो जाता है। मानव में यौनारंभ यानी प्यूबर्टी शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है और प्यूबर्टी की शुरुआत हार्मोन के बनने से होती है। तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या है और मेल में प्यूबर्टी की एज क्या है? तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज है 10 से 13 साल और मेल में प्यूबर्टी की एज है 12 से 14 साल तक। तो इस एज में मेल हो या फीमेल हो दोनों प्रजनन के काबिल हो जाते हैं और इसे ही प्यूबर्टी कहा जाता है। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंग देख लेते हैं। पहले डायग्राम में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है वृषण। वृषण जिसे टेस्टिस कहते हैं और मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं यानी 2 वृषण पाए जाते हैं और वृषण मेल का प्राथमिक प्रजनन अंग है। तो जो वृषण है यही से स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु बनता है और ये वृषण एक थैली से ढका रहता है और जिस थैली से ये ढका रहता है उसे स्क्रोटम कहते हैं और हिंदी में उसे वृषण कोश कहते हैं। तो वृषण कोश से ढका रहता है और वृषण में शुक्राणु बनते हैं और उसके बाद ये शुक्राणु मैच्योर होने के लिए एपिडिडर्मिस में जाते हैं अर्थात अधिवृषण में जाते हैं। तो शुक्राणु बनते तो वृषण में है लेकिन मैच्योर कहाँ होते हैं? तो अधिवृषण में मैच्योर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे, यही है अधिवृषण। और इसके बाद जो ये नली दिख रही है इसे कहते हैं शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस कहते हैं इसे। तो शुक्राणु शुक्रवाहिका के माध्यम से शुक्राशय में जाते हैं और यहाँ ग्रंथियों द्वारा रस का स्राव होता है। इसके बाद ये शुक्राणु वीर्य बन जाता है और उसके बाद अलग अलग ग्रंथियाँ यानी अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड है। यहाँ से भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता रहता है जिसके बाद सीमेन मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकल जाता है। मूत्र मार्ग के रास्ते से ही यूरिन भी बाहर निकलती है। तो यूरेथ्रा के रास्ते से स्पर्म और यूरिन दोनों ही बाहर आते हैं। तो डायग्राम में हमने समझ लिया है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वृषण। वृषण के बारे में जानते हैं यानी टेस्टिस। संख्या इनकी कितनी है? तो एक जोड़ी होती है और आकार की बात करें तो अंडाकार होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। और कार्य क्या है? स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना इनका कार्य होता है। और टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं और वृषण के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। अर्थात स्पर्म का जो निर्माण होता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। तो हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है बट स्पर्म का निर्माण तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है यानी इन्हें हमारे शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए। इनके निर्माण के लिए हमारे शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए और यही कारण है कि वृषण मेल बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए इनको और इसी वजह से वृषण मेल बॉडी से बाहर की तरफ रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वृषण कोश। हमने देखा अभी कि वृषण के बाहर जो थैली होती है उसे वृषण कोश कहते हैं और इसका कार्य क्या है? तो टेस्टिस को ढकना और टेस्टिस के टेम्परेचर को नियंत्रित करना ताकि स्पर्म बन सके। वृषण कोश की मदद से वृषण के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। वृषण कोश तापमान को नियंत्रित करने के लिए सर्दियों के मौसम में सिकुड़कर छोटा हो जाता है जिससे कि वृषण शरीर के पास आ जाता है। तो वृषण कोश की मदद से ही टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। और कैसे ये कार्य करता है? तो जैसे सर्दियों के मौसम में जो बाहर का टेम्परेचर होता है कम होता है लेकिन बॉडी टेम्परेचर अधिक होता है, तो वृषण कोश क्या करेगा कि सिकुड़कर छोटा हो जाएगा जिससे कि जो टेस्टिस है शरीर के पास आ जाते हैं और शरीर का टेम्परेचर उनको मिलने लगता है। और गर्मी के मौसम में स्क्रोटम प्रसार होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। तो वृषण कोश का कार्य है वृषण के तापमान को नियंत्रित करना। इसके बाद जो आगे है वो है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका जिसे इंग्लिश में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं
अगर वृषण की आंतरिक संरचना देखें तो ऐसी संरचना दिखेगी आपको, ये जो दिख रही है वृषण की आंतरिक संरचना ऐसी ही होती है। और टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक लोब्स में पतली नली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो वृषण के अंदर पतली नलीनुमा संरचना जो होती है इसे ही शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। हमने पढ़ा है कि टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और टेस्टिस के अंदर भी कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिका पाई जाती है और इसी नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा स्पर्म का और मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है और इसलिए सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस की इकाई कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अधिवृषण। अधिवृषण सभी सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर वृषण के बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना बना लेते हैं। इसी को अधिवृषण कहते हैं और इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को परिपक्व करना यानी मैच्योर करना। तो जो आप शुक्रजनक नलिका देख रहे हैं इसी के पीछे ये जो घुमावदार गांठनुमा संरचना होती है ना, इसे ही अधिवृषण कहा जाता है। शुक्राणु बनने के बाद इसी अधिवृषण में आ जाते हैं और अधिवृषण में ही शुक्राणु मैच्योर हो जाते हैं। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और अधिवृषण में ये मैच्योर होते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है शुक्रवाहिका वास डिफरेंस। जो शुक्राणुओं का वहन करती है उसी को कहते हैं शुक्रवाहिका। नाम से ही इसका काम पता चल रहा है कि शुक्रवाहिका यानी शुक्राणुओं का वहन करना। ऐसी वाहिका जो शुक्राणुओं का वहन करती है और उसी को शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो जो ये नली दिख रही है ना, यही है शुक्रवाहिका। ये जो नली दिख रही है इसे कहते हैं शुक्रवाहिका और इसका कार्य है शुक्राणुओं को अधिवृषण से ले जाकर के शुक्राशय में पहुंचाना। ठीक है, इसका कार्य क्या है, शुक्राणुओं को अधिवृषण से जहाँ ये मैच्योर हो रहे हैं यहाँ से ले जाकर के शुक्राशय तक पहुँचाना इसका कार्य होता है। और उसके बाद अगला पार्ट है शुक्राशय। शुक्राशय शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय मूत्राशय के नीचे स्थित होता है और इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शुक्राशय कहाँ स्थित होता है, तो याद रखें ये ब्लेडर के नीचे स्थित होता है। ठीक है ना, शुक्राशय कहाँ स्थित होता है, तो मूत्राशय के नीचे स्थित होता है शुक्राशय। और इसमें जो स्थित ग्रंथियां होती हैं ना, ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण एवं फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु यहाँ आए हैं वो यहाँ आकर वीर्य बन जाते हैं। यहाँ इसमें कई तरह के तरल पदार्थ मिक्स हो जाते हैं और उसके पश्चात शुक्राणु वीर्य बन जाते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ ग्रंथियों के बारे में। पहली है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह ग्रंथि वीर्य के भाग का 20% निर्माण करती है। इसका कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है काउपर ग्लैंड। इसका नाम काउपर्स इसलिए है क्योंकि इस ग्लैंड का पता काउपर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम काउपर ग्लैंड है। यह वीर्य स्खलन के पहले क्षारीय यानी एल्कलाइन चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है, जिससे मूत्र मार्ग चिकना हो जाता है और मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से जो अम्लता होती है उसको भी प्रभावहीन कर देता है, जिससे शुक्राणुओं को नुकसान न पहुँचे। इसके बाद अगला पार्ट है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा के माध्यम से ही यूरिन और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है पेनिस यानी शिश्र। नर का बाह्य जननांग होता है यह, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करता है और मूत्र त्याग का कार्य भी यही करता है। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वृषण सबसे पहले है वृषण। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वृषण के अंदर है शुक्रजनक नलिका, जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है तो वृषण में होता है, और अगर वृषण के अंदर के पार्ट में भी पूछा जाता है कहाँ, तो वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और इसके बाद शुक्राणु वृषण के पीछे जो गांठनुमा संरचना होती है ये अधिवृषण है। इसी में शुक्राणु मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं, अधिवृषण में आ जाते हैं। और उसके बाद इस नली के माध्यम से, इस नली को कहते हैं शुक्रवाहिका, और इस नली के माध्यम से शुक्राणु यहाँ से शुक्राशय तक जाते हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण तो वृषण में हो रहा है, लेकिन ये मैच्योर होने के लिए अधिवृषण में जाते हैं।
और अधिवृषण से शुक्रवाहिका के माध्यम से ये शुक्राशय तक जाते हैं और शुक्राशय मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। यहीं ग्रंथियों से तरल पदार्थ निकलता है और शुक्राणुओं में मिल जाता है, जिससे वीर्य बन जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड इन्हें पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है और फिर काउपर ग्लैंड यहीं से एल्कलाइन नेचर का एक ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है, जो मूत्र मार्ग एसिडिक होता है ना, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि स्पर्म को कोई नुकसान न पहुंचे। और फिर स्पर्म यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और इस पेनिस का कार्य क्या है, तो शुक्राणुओं को फीमेल के शरीर में स्थानांतरित करना इसका कार्य है। तो यहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, इसके बारे में जानते हैं। यह मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरॉन ही जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को भी निर्धारित करने का कार्य करता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना। ये सब किसके कारण होता है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। और इस हार्मोन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसके बाद आगे है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वीर्य में मौजूद शुक्राणु महिला को गर्भ धारण करने वाली एक सेल्स होती है। यदि इस शुक्राणु को महिला के अंडे तक पहुंचने से रोक दिया जाए तो महिला के गर्भधारण को रोका जा सकता है। और इस प्रक्रिया को एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे नसबंदी कहते हैं। इसमें स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है। तो जो स्पर्म है, हमने पढ़ा था कि शुक्राशय में जब शुक्राणु पहुंचते हैं तो कई तरल पदार्थ मिलकर के वीर्य का निर्माण होता है। तो नसबंदी में स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से कैसे रोकते हैं, तो शुक्रवाहक नलिका जो होती है शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है ना। शुक्रवाहक नलिका क्या करती है, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है और इसी के बाद वीर्य बनता है। तो नसबंदी में इसी नलिका को काट दिया जाता है और इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे कि शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सके और इस पूरी प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो अब हम आगे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद इन पार्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, इसे कहते हैं वजाइना और इसके आगे जो ये सकरा रास्ता है, इसे कहते हैं सर्विक्स या फिर गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं हिंदी में। और उसके ऊपर जो ये है, इसे कहते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय। और हर एक महिला में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसे कहते हैं ओवरी या फिर अंडाशय और यही से अंडाणु निकलते हैं। जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जहां शुक्राणु बनते हैं, ठीक वैसे ही फीमेल में ओवरी होती हैं एक जोड़ी, यानी 2 ओवरी होती हैं जहां ओवम बनता है और प्रत्येक महीने बनता है। यहाँ पर अंडाणु प्रत्येक महीने बनता है। ओवरी के ऊपर ये है फैलोपियन ट्यूब, इसे अंडवाहिनी हिंदी में कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। और इसी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। निषेचन क्या है, तो मेल का शुक्राणु और फीमेल का ओवम यही फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, यहीं पर निषेचन होता है, जिसके बाद जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट बनता है। इसके आगे इसी डायग्राम से समझ लेते हैं कि महिला गर्भधारण कैसे करती है। तो फीमेल के गर्भधारण के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो स्पर्म जो मेल से मिलेगा और दूसरा ओवम या अंडाणु जो फीमेल से मिलेगा, यानी महिला की ओवरी से निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अंडाणु ओवरी से बाहर आएगा और फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ओवरी से जब ओवम निकलेगा तो ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और इसी दौरान स्पर्म अगर फीमेल की वजाइना में प्रवेश कर जाता है तो सर्विक्स के रास्ते होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और यहीं पर स्पर्म ओवम से मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। और एक बार में करोड़ों शुक्राणु प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं और उनमें से भी एक ही शुक्राणु जो सबसे पहले पहुंचता है वो महिला के अंडाणु यानी ओवम को फर्टिलाइज करेगा और अब फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण बनेगा। लेकिन ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगी, बल्कि जायगोट बनने के बाद ये गर्भाशय में चला जाता है और यही 9 महीने तक रहता है और यहीं पर इसका विकास होता है और 9 महीने के पश्चात ये जन्म लेता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट लेते हैं हम अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय के बारे में हम जानते हैं, फीमेल में ओवरी की संख्या 2 होती है और ओवरी के अंदर ही ओवम का निर्माण होता है
ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण किया जाता है और ओवरी से यानी अंडाशय से कुछ स्रावित होने वाले हार्मोन हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनके बारे में जानते हैं। पहले है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन का प्राथमिक कार्य महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास करना है, जैसे कि स्तनों का विकास, अंडाशय की वृद्धि, मासिक धर्म चक्र का नियमन, योनि का विकास आदि इसमें शामिल है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अंडवाहिनियाँ यानी फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी नलिका की संख्या 2 होती है जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल लगी रहती है, जैसा आप देख भी रहे हैं डायग्राम में। ये है अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से संबद्ध रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर उंगलियों के समान झालर बनाता है, और जो ये झालर जैसी रचना होती है इसे ही फिब्री कहा जाता है। और अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है। जो उंगली नुमा संरचना झालर नुमा होती है इसे ही फिब्री कहते हैं। और अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसके बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब की गुहा में पहुंच जाता है। फैलोपियन ट्यूब से अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है। तो फिब्री का कार्य क्या है? जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो फिब्री उसे पकड़कर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाता है और प्रजनन के दौरान सर्विक्स के द्वारा स्पर्म अंदर प्रवेश करता है तो फैलोपियन ट्यूब में जाकर ओवम से मिलता है। अर्थात स्तनधारी में स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है गर्भाशय। यह एक खोखला एवं पेशीय जनन अंग है, अर्थात यह सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। और निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है और यह जायगोट यूट्रस की दीवारों से जुड़ जाता है और यूट्रस में ही बच्चों का विकास संबंधित कार्य संपन्न होता है, जिसके उपरांत बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वजाइना। योनि की दीवार पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है और दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स से जुड़ा रहता है और यह सेक्स के दौरान योनि में पेनिस को प्रवेश करने का रास्ता प्रदान करता है और बच्चे को जन्म देने के लिए बर्थ कैनाल का कार्य करता है। और कुंवारी कन्याओं में वजाइना के मुख पर पतली झिल्ली के समान पर्दा होता है जिसे हाइमन कहते हैं और लैंगिक संपर्क, शारीरिक परिश्रम या फिर व्यायाम के दौरान ये पर्दा टूट भी सकता है। इसके बाद आगे है प्रजनन के चरण। प्रजनन के कितने चरण होते हैं? तो प्रजनन के 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? युग्मक जनन, वीर्यरोपण, निषेचन, युग्मनज निर्माण, आरोपण और गर्भकाल। ये 6 चरण होते हैं प्रजनन के। इनके बारे में जानते हैं। पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। युग्मक कोशिका का इसमें निर्माण होता है। तो प्रजनन का पहला चरण है युग्मक कोशिका का निर्माण होना। पहले युग्मक कोशिका का निर्माण होगा तभी तो आगे चल के प्रजनन होगा। तो मेल का युग्मक है स्पर्म और फीमेल का युग्मक है ओवम। तो पहले मेल में शुक्राणु का निर्माण होगा और फीमेल में अंडाणु का निर्माण होगा। इसके बाद फिर सेकेंड चरण है वीर्य रोपण यानी कि इंसेमिनेशन। इसमें शुक्राणुओं का नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? वीर्य रोपण कहलाता है। इसके बाद फिर तीसरा चरण है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम आपस में मिलकर क्रिया करेंगे और इसे ही निषेचन कहते हैं। और ये क्रिया होती कहाँ है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में क्रिया होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होगी। उसके बाद चौथा चरण है युग्मनज निर्माण यानी कि जायगोट फॉर्मेशन। तो जब मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम आपस में मिलते हैं तो निषेचन करते हैं और उसके बाद क्या होगा? तो जायगोट का निर्माण होगा और जायगोट बनेगा। उसके बाद फिर है पांचवा चरण आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। तो जो ये जायगोट बना है अब ये कहाँ जाएगा? तो यह अब यूट्रस में जाएगा। जो जायगोट का निर्माण हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद अब यह यूट्रस में जाएगा। और आरोपण प्रजनन का वह चरण है जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है। इसके बाद प्रजनन का छठवां चरण है जिसे गर्भकाल कहते हैं। प्रजनन का छठवां चरण गर्भकाल मादा का गर्भधारण से लेकर शिशु को जन्म देने की जो अवधि होती है इसे ही गर्भकाल कहते हैं। और ये अवधि होती कितनी है? गर्भकाल कितने महीने का होता है? तो 9 महीने का होता है। तो ये है कंप्लीट 6 चरण प्रजनन के। प्रजनन के 6 चरण हमने पूरे कंप्लीट पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं क्या है अपरा।
अपरा जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचता रहता है, जिससे भ्रूण में वृद्धि होती है। तो प्लेसेंटा क्या है? तो एक नाल होती है जो माँ के शरीर से ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण तक पहुंचाती है, जिससे भ्रूण का विकास अच्छे से हो सके। इसके बाद फिर आगे हम मासिक चक्र के बारे में जान लेते हैं। मासिक धर्म चक्र ये क्या होता है, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। तो ये क्या होता है समझते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसे यूट्रस कहते हैं। इसे समझिए आप ध्यान से कि ये जो पार्ट है इसे यूट्रस कहते हैं। और जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का विकास यहीं होता है, यूट्रस में। तो प्रत्येक माह जो गर्भाशय है इसकी आंतरिक दीवारें, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये मोटी होने लगती हैं। ये जो गर्भाशय की दीवार है ये आंतरिक रूप से मोटी होने लगती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। और ये मोटी क्यों होने लगती है? जिससे कि वो बच्चे को अपने अंदर रख सके। बच्चे को अपने अंदर रखने के लिए ये मोटी होने लगती है। लेकिन जब लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो गर्भाशय के अंदर जो मोटी परत बन जाती है वो टूटने लगती है और वजाइना से बाहर निकल जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगती है और इसे ही पीरियड्स कहते हैं। तो जो ये ओवरी होती है ना, इसमें प्रत्येक महीने ओवम बनता है और ये ओवम अंडाणु एक महीने इस ओवरी से बनेगा और दूसरे महीने दूसरी ओवरी से बनेगा। तो जैसे इस महीने ओवम इस ओवरी से अगर बना है तो ओवम बना, फिर क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में आया और अगर इसे ट्यूब में स्पर्म मिल जाता है तो एक स्पर्म इस ओवम के साथ निषेचन करेगा, जिससे जायगोट बन जाएगा। और इसी दौरान गर्भाशय की अंदरूनी परत जो होती है मोटी होने लगती है, जिससे कि वह बच्चे को अपने अंदर रख सके। और फिर जायगोट गर्भाशय यानी यूट्रस में आ जाएगा और 9 महीने तक फिर यहीं रहेगा। और इस दौरान महिला को पीरियड्स नहीं आते हैं। तो महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो पीरियड्स नहीं आते हैं। बट सेकंड कंडीशन में जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में आएगा और उस दौरान उसे कोई स्पर्म नहीं मिला तो कुछ दिनों के बाद ये अंडाणु जो होता है ये टूटने लगता है, टूटना शुरू कर देता है और गर्भाशय की अंदरूनी लेयर जो बनी है वो भी टूटने लगती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी को पीरियड्स कहते हैं। और 2 पीरियड्स के बीच का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है। और इसके सामान्य भाग के रूप में महीने में एक बार महिला की योनि से रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होती है। प्रत्येक महिला के प्रजनन काल में, प्रजनन काल क्या होता है, 12-13 वर्ष की आयु से 45 से 50 वर्ष तक की आयु, यानी 12-13 वर्ष की आयु से ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 वर्ष तक ही ओवम का निर्माण होता है। में गर्भावस्था को छोड़कर 28 दिनों की अवधि पर लगभग गर्भाशय से रक्त का स्राव यानी ब्लीडिंग होती है और यह 4-5 दिन तक चलता है। इसे ही मासिक धर्मचक्र कहते हैं। तो मासिक चक्र जो होता है ये 4 स्टेज होते हैं। इसके कौन कौन से होते हैं? मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग पीरियड, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज और चौथा है सेक्रेटरी फेज। तो मासिक चक्र की शुरुआत मेंस्ट्रुएशन से ही होती है यानी ब्लीडिंग पीरियड से ही होती है और यह 1 से 5 दिन तक होती है। किसी किसी को ब्लीडिंग 7 दिन तक होती है, लेकिन औसतन बात करें तो ये 5 दिन तक होती है। और उसके बाद 6 से लेकर के 14 दिन तक का जो पीरियड होता है उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। इसमें ब्लीडिंग बंद हो जाती है। फिर थर्ड फेज होता है ओवुलेशन फेज। इसमें महिला के ओवरी से अंडाणु निकलता है यानी ओवम निकलता है और यही सही समय होता है गर्भधारण के लिए। उसके बाद चौथा फेज है सेक्रेटरी फेज। तो ओवम जब स्पर्म नहीं मिलता है तो वही धीरे धीरे क्या करता है, टूटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू करेगा और उसके पश्चात फिर मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है और पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद का जो समय होता है वो सेफ टाइम होता है। ठीक है, तो पीरियड के 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद का टाइम सेफ टाइम होता है और इस टाइम अगर फिजिकल रिलेशन बनता है तो 99% प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो 1 से 5 दिन तक का कौन सा फेज़ है? पहला फेज़ जो है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज़ और इसकी अवधि 6 से 8 दिनों तक भी रहती है, लेकिन यह औसतन 5 दिन ही होती है। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग आमतौर पर पहले 2 दिनों में सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद 6 से 14 दिन जिसे कहते हैं ओवुलेशन फेज। छठे दिन लगभग रक्तस्राव बंद हो जाता है और गर्भाशय की जो अस्तर होती है गर्भाशय की संभावना के लिए तैयार होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे गर्भाशय का अस्तर मोटा हो जाता है और रक्त और पोषक तत्वों में समृद्ध हो जाता है।
और 14वें दिन के आसपास महिला की ओवरी से एक अंडा निकलता है। वैसे तो 12 से 16 दिन के बीच में ओवुलेशन होता है, लेकिन औसतन अगर बात करें तो 14वें दिन के आसपास ही होता है। 14वें दिन के आसपास महिला की ओवरी से एक ओवम निकलता है और फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक की अपनी यात्रा शुरू करता है। और अगर फैलोपियन ट्यूब में उसे शुक्राणु मौजूद मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। और 14 से 18 दिन तक अंडा फर्टिलाइज्ड होने की संभावना रहती है। यदि अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ या आरोपण नहीं हुआ तो हार्मोनल परिवर्तन होंगे और गर्भाशय को उसके अस्तर को बढ़ाने के लिए संकेत देते हैं और अंडा टूट जाता है और अस्तर के साथ अंडा भी बह जाता है। इसके बाद यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो ये है मासिक धर्म चक्र। ये पूरा चक्र मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। और इसके बाद बात करें कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद अगर बात करें कि एक महिला के पूरे जीवन काल में कितने फेस होते हैं, तो 3 फेस होते हैं। कौन कौन सा? पहला है रजोदर्शन। ये प्यूबर्टी की एज होती है जब महिला के अंडाशय से अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं और उसे ही कहते हैं रजोदर्शन। तो पहला फेस हो गया रजोदर्शन। फिर दूसरा है प्रजनन काल। प्रजनन काल जो होता है किसे कहते हैं? 12 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु महिला के अंडाशय से यानी ओवरी से ओवम बनते रहते हैं और इसी पीरियड को कहते हैं प्रजनन काल। और तीसरा है रजोनिवृत्ति, जिसे मेनोपोज कहते हैं। इसमें अंडाणु बनने बंद हो जाते हैं। तो महिला की जब 45 से 50 की एज होती है, इसी बीच में महिला में अंडाणु बनना यानी ओवम का बनना बंद हो जाता है और इसे ही कहते हैं रजोनिवृत्ति। इसके बाद अब हम जान लेते हैं सरोगेसी के बारे में। आसान शब्दों में कहें तो सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है। अर्थात सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है और पेट में दूसरे का बच्चा पालने वाली महिला को क्या कहते हैं? तो सरोगेट मदर कहा जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखें कि किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है जो महिला दूसरे का बच्चा पालती है, उसे क्या कहते हैं? उस महिला को क्या कहेंगे? तो उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। और ये प्रक्रिया होती कैसे है? तो महिला का ओवम ले लिया जाता है और पुरुष का शुक्राणु यानी कि स्पर्म ले लिया जाता है और लैब में इनको फर्टिलाइज्ड किया जाता है। और इसके बाद जब जायगोट बन जाता है तो उसको जो महिला बच्चा पालने के लिए तैयार है उस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं सरोगेसी। तो कभी कभी शारीरिक जटिलताओं के कारण बच्चे का विकास गर्भाशय में नहीं हो पाता है। इस स्थिति में किसी महिला तथा पुरुष द्वारा विकसित जायगोट को अन्य महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और इसी को कहते हैं सरोगेसी। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको इजी वे में समझाने की। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मानव में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मानव में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा फीमेल युग्मक की बात की जा रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु यानी ओवम। पुरुष युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और महिला युग्मक को कहते हैं अंडाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडाणु। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण की धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय यानी यूट्रस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु तो है, शुक्रवाहिका, योनि, गर्भाशय। तो पूछा जा रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो अंडाणु, योनि और गर्भाशय ये तीनों ही महिला प्रजनन तंत्र के हिस्से हैं। लेकिन अगर बात करें शुक्रवाहिका की तो ये महिला प्रजनन तंत्र का नहीं बल्कि पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका। फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती है, अपना गर्भाशय किराए पर देती है, वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोगेट मदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है ओवम यानी अंडाणु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ओवम।
अगला क्वेश्चन है, मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो मादा में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, पहला मासिक चक्र यौवनारंभ से शुरू होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो पहला जो मासिक चक्र होता है इसे कहते हैं रजोदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजोदर्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का स्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है? तो महिलाओं में जो मासिक धर्म है स्थायी रूप से रुक जाना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजोनिवृत्ति। और मासिक चक्र की शुरुआत क्या कहलाती है? तो वो रजोदर्शन कहलाती है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्न में से बनते हैं? मादा जनन कोशिकाएं अंडे किस में बनते हैं? तो अंडाशय में बनते हैं, यानी ओवरी में बनते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वैसेक्टोमी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखें, महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टोमी। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।